जय हिंद साथियों, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एकेडमी में एक प्रयास सफलता की ओर। दोस्तों, तबीयत खराब होने के कारण 2-3 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाई है, इसके लिए खेद है। दोस्तों, आज अपना टॉपिक है आरआरबी। आरआरबी से संबंधित जितने प्रश्न वनडे एग्जाम में बनते हैं उन सब की चर्चा करेंगे आपके साथ। तो दोस्तों, अपना कॉपी पेन तैयार रखें और साथ ही साथ नोट्स बनाएं। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपने सेशन को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम आरआरबी कहते हैं, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुआ। एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में गठित एक कार्यबल की सिफारिश पर। इसका उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्र तथा बैंकिंग सेवा पहुंचाना, ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवा को पहुंचाना। प्रारंभ में आरआरबी की स्थापना 5 शहरों में हुई थी। कौन कौन सा शहर था? मुरादाबाद, गोरखपुर, ये दोनों यूपी में है। उसके बाद तो दोस्तों, साथ ही साथ आप नोट्स बनाते होंगे। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मिथिला ग्रुप, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भिवानी हरियाणा में और जयपुर राजस्थान, मालदा पश्चिम बंगाल। आरआरबी में पूंजी निवेश हिस्सेदारी, जैसे कि बिहार में खुलना है तो 50% केंद्र सरकार का हिस्सा रहेगा, 15% राज्य सरकार का और 35% उस बैंक का जो आरआरबी के समझौते के तहत इसी क्षेत्र में क्षेत्रीय बैंक का ब्रांच खोला जाएगा। यानी कि हमारी तरफ है क्षेत्रीय बैंक ऑफ बड़ौदा। अब समझते हैं। 50% केंद्र सरकार का हिस्सा रहता है, 15% राज्य सरकार का, 35% प्रवर्तक बैंक का। यानी अप्रैल 1987 में विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आरआरबी की स्थापना पर रोक लगा दिया गया। भारत के गोवा एवं सिक्किम राज्यों में एक भी आरआरबी की स्थापना नहीं की गई। वर्तमान में इन बैंकों का एकीकरण किया जा रहा है, यानी कि मर्जेशन। अब समझते हैं भारतीय महिला बैंक, यानी नेशनल वुमेन बैंक। यह बैंक सबसे पहले पाकिस्तान में बना और उसके बाद तंजानिया में तीसरा स्थान भारत का है। मतलब पाकिस्तान एक तरह से भिखमंगा, पैसा है नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए महिला बैंक बनवाया। स्थापना इसका हुआ 19 नवंबर 2013 में मुंबई में भारतीय महिला बैंक। और इसके उद्घाटन कौन किया? भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। उद्देश्य सभी वर्गों की महिलाओं के लिए वित्तीय समावेश एवं आर्थिक सशक्तिकरण। प्रथम चेयरमैन उषा सुब्रमण्यम है। इसके 2 सदस्य छवि राजावत, सोडाग्राम राज्य की सरपंच। ये ऐसी महिला है जो विदेशों में काम कर रही थी, एमबीए की हुई है, लाखों की महीना छोड़कर ये भारत आई और भारत में राजस्थान सोडाग्राम के सरपंच चुनी गई। तो ये वहीं से इनको भी सदस्य चुना गया। दूसरा है तान्या दुबासा, ये गोदरेज समूह के निदेशक है। मतलब गोदरेज कंपनी है ना, उन्हीं का ये अध्यक्ष। पाकिस्तान और तंजानिया के बाद भारत तीसरा स्थान है महिला बैंक बनाने वाला। 31 मार्च 2017 को इस बैंक का विलय एसबीआई में हो गया। इस बैंक की स्थापना इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब भारतीय आयात निर्यात, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 में, मुख्यालय मुंबई। उद्देश्य विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु आयातकों एवं निर्यातकों को वित्तीय सहायता देना। इससे पूर्व यह काम आईडीबीआई बैंक करता था। और COMD है डेविड रॉस। कौन है? COMD डेविड रॉस सिन्हा। अब हम जानेंगे एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। प्रथम प्रयोग कब हुआ? 27 जून 19
1967 में। बार्कले बैंक लंदन में। आविष्कारक है जॉन शेपर्ड एवं डेला कई। और प्रथम ग्राहक कॉमेडियन रैग वर्ने। और एटीएम कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार, एक एक करके जानेंगे। सिंपल एटीएम जो बैंक का स्वयं होता है। वाइट लेबल एटीएम जो गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा चालित एटीएम होता है, जैसे टाटा कंपनी ने आरबीआई से कांटेक्ट करके अपना एटीएम लगाता है। इसमें हर बैंक की एटीएम काम करता है और ये इसका कोई लोगो तो नहीं होता है, तो इसको हम वाइट लेबल एटीएम कहते हैं। ब्राउन लेबल एटीएम तीसरा होता है, किसी थर्ड पार्टी द्वारा संचालित बैंक के साथ समझौता से चलती है, जैसे कि एसबीआई के साथ समझौता किया हुआ शीश वही पैसा डालना और एटीएम लगाने का काम करता है एसबीआई के साथ। और चौथा होता है माइक्रो एटीएम। यह नकदी रहित एटीएम होता है, यह किसी मॉल दुकान में रहता है, ये 1 फीट के आसपास होता है, छोटा एटीएम कहते हैं। भारत में 1990 में एटीएम आया। अब जानेंगे भारतीय ऐप यानी भीम ऐप के बारे में। भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका शुभारंभ 30 दिसंबर 2016 में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। संचालक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद जानेंगे पेटीएम के बारे में। पेटीएम एक मोबाइल वॉलेट है या इसको आप पेमेंट बैंक भी कह सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएंगे। जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक है सबकी चर्चा साथ में करेंगे। अगर आप पीडीएफ से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ सभी टॉपिक के पीडीएफ। तो पेटीएम के शुभारंभ कब किया गया? 23 मई 2017 को संस्थापक विजय शेखर। अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जिसको हम आईपीपीबी कहते हैं, इसका शुभारंभ 1 सितंबर 2018 तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली। और उसके बाद जानेंगे ऑक्सीजन वॉलेट। यह देश की प्रथम डिजिटल वॉलेट कंपनी है। इसकी स्थापना 2004 में की गई। इसके संस्थापक प्रमोद सक्सेना। सहायक कंपनी ब्लू लेबल टेलीकॉम दक्षिण अफ्रीका की है। ग्रीन चैनल अकाउंट यह 1 जुलाई 2010 को एसबीआई द्वारा शुरू की गई। बीमा कागज का प्रयोग धन जमा एवं निकालने की योजना है। और दोस्तों आज जितने भी इकोनॉमिक्स की क्लास में टॉपिक के कराई जा रही है आप सबका नोट्स बनाते जाए, मैं बार बार बता रहा हूँ, और नहीं तो आप रिवीजन कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए। बेसल मानक के बारे में जानेंगे। यह बेसल स्विट्जरलैंड का एक स्थान है जहां पर बैंकिंग समस्याओं पर विचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है। प्रारंभ 1974 से हुआ। यह मानक बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित है, जो बैंक की आकस्मिक संकटों से निपटने की सलाह देती है। इसके 3 सेट हैं, 1, 2, 3। भारत में बेसल प्रथम 1999 में और बेसल 2 मार्च 2009 में स्वीकार कर लिया। और बेसल 3 के लिए आरबीआई ने 2 मई 2012 को दिशा निर्देश जारी किया। 31 मार्च 2019 तक लागू करना। अपनी कोर पूंजी का अनुपात 8% करना होगा। कैशलेस उपनगर मतलब भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसको कैशलेस किया जाए। शुभारंभ 14 अप्रैल 2017 नागपुर में नरेंद्र मोदी द्वारा। 12 राज्य के 81 नगरों की कैशलेस करना। प्रथम कैशलेस नगर भरूच गुजरात। नाचिकेता मोड़ समिति के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना सितंबर 2013 में। पेमेंट बैंक के सृजन से संबंधित प्रथम पेमेंट बैंक एयरटेल मार्च 2017 तक एयरटेल। अब समझेंगे दीपक मोहित कमेटी। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 2015 में हुई। महिलाओं के खाता खोलने से संबंधित है। अब समझेंगे विमुद्रीकरण यानी कि पैसों का डेमोनाइजेशन। कब पैसा कब बदला गया या उसके बदले कौन सा पैसा लाया गया। तो विमुद्रीकरण द्वारा वैधानिक मुद्रा को अवैध घोषित करना। पहला
बार कब हुआ? सर्वप्रथम 1946 में। दूसरी बार 1978 में जनता पार्टी द्वारा 1000 का नोट बंद। फिर 1000 नोट पुनः 2000 ईस्वी में चलन में आया। जुलाई 2011 में 25 पैसे से नीचे के सिक्के को बंद कर दिया गया। चौथी बार 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद, जिसने मोदी जी किए। काफ़ी दिक्कत हुआ लोगों का। आप जानेंगे बैंक क्षेत्र में सुधार हेतु गठित समितियाँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तरफ समिति, वर्ष और विषय दिया गया है। गोईपोड़िया समिति 1991 में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु। घोष समिति 1993 बैंक में भ्रष्टाचार एवं जालसाज को रोकने हेतु। नायक समिति 1993 में लघु एवं मध्यम उद्योग ऋण उपलब्ध कराने हेतु। आर.के. गुप्ता समिति 1997 में कृषि के लिए ऋण प्रणाली में सुधार। तारापुर समिति 1998 विदेशी विनिमय में रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनियत हेतु। खान समिति 1998 यूनिवर्सल बैंकों के कुरम पूर्ति हेतु। वर्मा समिति 1999 कमजोर बैंकों की समस्याओं को समाधान के उपाय हेतु। रेड्डी समिति 2001 छोटे बच्चों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार हेतु। खान समिति 2001 में गैर निष्पादन अस्थियों की रूपरेखा में परिवर्तन हेतु। दीपक पारेख समिति 2007 बैंकिंग आधारित संरचना में वित्तीय मामले में सुझाव देने हेतु। और डॉक्टर सुब्राम समिति 2009 मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह हेतु। तो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं या उससे नोट्स बनाना चाहते हैं तो मिथिला ग्रुप से एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और PDF नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप बार बार रिवीजन कीजिएगा और समिति वाला को तो ज़रूर याद रखिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सभी मित्र लाइक और शेयर करना ना भूलें। यह मिथिला एकेडमी आप ही का परिवार है, आप इसका सपोर्ट कीजिए। आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है और इसके लिए मिथिला एकेडमी आपके लिए सदा आभारी रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको यह अच्छा लगा होगा। चाहे जैसा भी लगे, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।